बेटा कुछ है कमेंट्स तुम लिखकर यहाँ पे सेंड कर दोगे, तो अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा तो उसको सही किया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें लगे हाँ क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको यहाँ पर कमेंट कर देना, ठीक बेटा। ओके, आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। Seventy-five percent of a first order reaction is completed in 30 minutes. What is the time required? 93.75% of the reaction in minutes. ठीक है, तो 75% कंप्लीट होने में 30 मिनट लग रहा है, तो इतने परसेंट कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे जो सर वैसे ये वाला नहीं है सर, 12 होगा, वो गलत देख लिया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन यस नहीं है ना? यस सर, यस सर। ओके, for a first order reaction, the initial concentration of reactant is 0.05 molar है, 0.05 molar. After 45 minutes it decreases by 0.015 molar. Calculate the half life time. तो हाफ लाइफ टाइम एरर यहाँ पर यहाँ कुछ एरर है, ठीक है। ये अगर इसका कोई एरर दिख रहा है तुम्हें तो ये सिंटैक्स एरर, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस तरह से स्लैश टी हाइफन इस तरह से अंडरस्कोर ब्रैकेट वगैरह कुछ दिखाई दे, इसका मतलब वहाँ पर टाइपिंग एरर है, तो वहाँ पर कमेंट करना होगा तुम्हें कि टाइपिंग एरर है, ठीक है। वैसे हम लोग क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन करना क्या है। तो यहाँ पर टी हाफ पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टी हाफ क्या होगा इस रिएक्शन का देखेंगे, ठीक है। तो चलते बेटा, हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। और इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दिया गया है, मतलब कि जो A0 है, A0 इज इक्वल टू 0.05 मोलर, ठीक है। एंड आफ्टर, तो ये टाइम t इक्वल टू 0 पर हो गया। एंड आफ्टर 45 मिनट्स, तो टाइम 45 मिनट्स पर है, आफ्टर 45 मिनट्स इट डिक्रीजेस बाय, तो डिक्रीजेस बाय ये लिखा हुआ है, इसका मतलब जब इतना डिक्रीज हुआ होगा, ठीक है। तो 80 कितना होगा बेटा? डिक्रीजेस बाय 0.05 माइनस 0.015, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 80, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये तुम्हारा होगा A0, ये होगा 80, एंड 80 अगेन इज इक्वल टू A0 माइनस x, तो यही तुम्हारा A0 माइनस x है। A0 माइनस ये x का वैल्यू तुम्हें मिल गया, 0.0515 तुम्हारा x है, ठीक है। तो आप यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लगा दोगे, है ना। तो यहाँ पे लगाना क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे तुम यूज करोगे इक्वेशन टाइम t इज इक्वल टू, है ना, टाइम t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? A0 डिवाइड बाय 80, है ना। इसको यूज कर लोगे, तो यूज करके देखते हैं बेटा। तो टाइम t इज इक्वल टू, तो टाइम t यहाँ पर 45 मिनट दिया गया है, तो 45 मिनट्स, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 45 मिनट्स इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय k, कांस्टेंट k आ जाएगा यहाँ से, लॉग ऑफ, ठीक, लॉग ऑफ A0, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 दिया गया है यहाँ पर 0.05, ठीक है। एंड फाइनल कंसंट्रेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बच रहा है बेटा? 0.35 इतना ही आएगा बेटा, है ना। यस सर। ओके, तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? k मिल जाएगा, ठीक है। तो k से तुम t हाफ निकालोगे, तो t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k, यहाँ से t हाफ निकल जाएगा। क्या बेटा इतना? यस सर। ओके, कर लोगे अब आगे? यस सर, अब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा किसी कोई और डाउट है? पूछो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है, इन ए रिएक्शन A plus B product, A plus B gives product, rate is doubled when the concentration of B is doubled,
and the rate increased by a factor of 8 when the concentration of both the reactant A B are doubled. The rate law of the reaction can be written as, है ना। तो अब यहाँ देखो बेटा, ये कुछ इस टाइप का इक्वेशन दिया गया है, a प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, है ना। इस टाइप क्वेश्चन मैंने कराया था, बस वहाँ पर टेबुलर फॉर्म में डेटा दिया गया था और यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में, है ना, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया, स्टेटमेंट के फॉर्म में ये डेटा दिया गया, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा वो दिया गया है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इस रिएक्शन का रेट लिखना हो, सो रेट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ऑर्डर ऑफ ए इनटू स्क्वायर ब्रैकेट बी ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर ए और बी तुम्हें निकालना होगा, जो ऑर्डर है इक्वेशन का ए और बी, ये ए और बी तुम्हें निकालना होगा, ठीक है। तो अभी ए और बी कैसे निकालोगे, यहाँ पर तुम एक को फिक्स ना बताया था मैंने, वैसे दो कंसिडरेशन यूज करोगे, जहाँ पर ए कांस्टेंट हो फिर या बी कांस्टेंट इस तरह करके निकालते हो, ठीक है। लिखा हुआ रेट इज डबल, तो जो रेट है, रेट को हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। रेट इज डबल, जो आर है, आर इज इक्वल टू 2r, ठीक है। जो रेट है वो डबल हो जा रहा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, जब बी का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, ठीक है, तो जो रेट है, रेट भी डबल हो जा रहा है। तो 2r इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 2r इज इक्वल टू a टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट a पावर a इनटू बी का कंसंट्रेशन तुमने डबल कर दिया। मान लेते हैं जो बी का इनिशियल कंसंट्रेशन था वो x स्क्वायर ब्रैकेट बी था, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट 2 भी कर लेते हैं, ठीक है, पावर बी। तो रेट क्या हुआ, डबल हो गया व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, ठीक है। यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द रेट इंक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल, ठीक है। तो जो रेट है, रेट 8 टाइम्स रहा है, 8r when the concentration of A and B, A का कंसंट्रेशन में तुमने डबल कर दिया 2A, कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो जाएगा बेटा 2B, when the concentration of A and B both are double, दोनों को तुमने डबल कर दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सर। बी का 4 भी तो नहीं होना चाहिए, तुम डिवाइड वगैरह करके निकाल सकते हो सर। हाँ, क्या लिखा, फैक्टर ऑफ बी, एक मिनट बेटा, द रेट इंक्रीज बाय फैक्टर 8 व्हेन द कंसंट्रेशन बोथ रिएक्टेंट ए डबल, ठीक तो है बेटा, बोलो। इंक्रीज बाय ए एंड बी आर डबल, ठीक है। तो ए और बी का आंसर तुमने डबल कर दिया, तो ये हो जाएगा। तो अब क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। इन दोनों सर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा बेटा सर 2r डिवाइड बाय 8r। हां सर, ऊपर बी का कॉन्सेंट्रेशन 2 भी है, नीचे डबल करने के बाद भी 2 भी है। नहीं, बी है ना कंसंट्रेशन बेटा, जो इनिशियल तुम्हारे क्वेश्चन था, देखो ये मैंने लिख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट a इनटू स्क्वायर ब्रैकेट b पावर b, ठीक है। जब तुमने रेट को यहाँ देखो, जब रेट को तुमने डबल किया, यहाँ देखो रेट को तुमने डबल किया, अरे सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया तो रेट डबल हो गया। दोनों कंसंट्रेशन ए और बी दोनों डबल हुआ तो रेट 8 टाइम्स हो गया, है ना। ये टोटल 3 इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पर। ये मान लो इक्वेशन नंबर ए था, स्मॉल ए, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इस तरह कर देते हैं। तो आप डिवाइड करना तुम लोगों को केवल, ठीक है। अगर तुम डिवाइड करोगे, यहाँ देखो 2b पावर b कैंसिल हो जा रहा है, k से k कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 1/2 पावर a, ठीक है। ये कैसे मिला बेटा, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 2 से तुम्हें ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/2 पावर a। तो यहाँ से मिलेगा 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 पावर a, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। जो पावर है, पावर को कंपेयर कर दो, तो 1/2 स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा ना। तो a इज इक्वल टू, यहाँ तुमने एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दिया तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा।
A इक्वल टू 2 आ गया, A इक्वल टू ऑप्शन देखोगे तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर तुम बात करोगे ऑप्शन की, ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, तो बी और सी में से कोई, बी और डी में से कोई एक होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, अब तुम्हें क्या निकालना है, अब क्या कर रहा हूँ करोगे बेटा, इक्वेशन ए डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दो, है ना, जो इक्वेशन ए है यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए है, ए डिवाइड बाई 1 कर दो। ठीक है, यहाँ से कंसंट्रेशन आपके कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें बी का पावर समथिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इक्वेशन ए डिवाइड बाई 1, ठीक है, इक्वेशन ए डिवाइड बाई 1 तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1 बाई, रेट तुम्हारा डबल हो गया, 1 बाई 2, है ना, आर आर इज इक्वल टू, के से के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट ए पावर ए, स्क्वायर ब्रैकेट बी, स्क्वायर ब्रैकेट 2b, है ना, यहाँ पर पावर बी था, यहाँ पावर बी, ये तो है ना बेटा। देखो इक्वेशन ए तुम्हारा ये हो गया, आर इज इक्वल टू के टाइम्स ए पावर ए, है ना, और बी पावर बी। इक्वेशन 1 तुम्हारा हो जाएगा 2r इज इक्वल टू ए पावर ए 2b पावर बी, वही मैंने लिख दिया, इक्वेशन ए डिवाइड बाई 1 करने पर ये मिलेगा, जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर दो, काट पीट दो, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 पावर बी। कंपेयर करोगे एक्सपोनेंट को तो b इक्वल टू क्या आएगा 1, है ना, तो स्मॉल ए, यहाँ पे जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, तो रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर ब्रैकेट b पावर 1। तो आंसर क्या होगा बेटा, डी पार्ट। ठीक है, ये जो तुम्हारा डी पार्ट है तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आ गया बेटा, किसी कोई सर ऐसा तो कराया था आपने? हाँ ठीक है, किसी ने डाउट पूछा था इसलिए बताया मैंने। ओके सर। और किसी कोई डाउट है? नो सर। सर दूसरे क्वेश्चन में, हाँ बोलो सर, यहाँ पर जैसे हाँ, रेट, बोलो। हाँ सर, तो यहाँ पर जो हमने कंसंट्रेशन डबल कर दिया, अगर प्रेशर डबल कर दे तब क्या होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में है सर, एक ऐसा ही क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन पूछे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछने में डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर 3-fold द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ H2S plus O2 gives product would increase। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रेशर को तुमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका, तो अब क्या करोगे बेटा, तो क्वेश्चन गड़बड़ है, देखते हैं बेटा कैसे करोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं बताया गया है, यहाँ पर इस रिएक्शन का ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं बोला गया है, इसका मतलब लोग अज्यूम कर लेंगे जो तुम्हारा रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर ऑर्डर के बारे में कुछ भी बात न करें क्वेश्चन में, तो हम लोग उस इक्वेशन को एलिमेंट्री इक्वेशन मान लेते हैं, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट स्क्वायर ब्रैकेट H2S स्क्वायर ब्रैकेट O2, इस तरह से बना देंगे, मतलब जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। आकाश समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो अगर एलिमेंट्री रिएक्शन हो और या फिर रिएक्शन के बारे में कुछ भी ना दिया गया हो तो हम उसको एलिमेंट्री इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट्री इक्वेशन हो गया, जो दो रिएक्टेंट दिया गया है वो गैसियस स्टेट में है। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट H2S का मतलब क्या होता है आकाश, बताओ, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है इस तरह से? तो कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, है ना? यस सर। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो मोलरिटी में है। ठीक बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पर जो मोलरिटी का फॉर्मूला है उसको लगा कर लिखेंगे। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक है, रेट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या होगा, मोलरिटी होगा ना? यस सर। स्क्वायर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक बेटा,
इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो अब नो देखो सर। तुमने किया क्या है, जो जो तुम्हारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें तुमने नंबर ऑफ मोल H2S तुमने ऐड किया नहीं किया, है ना? O2 तुमने ऐड किया नहीं किया, न तो ऐड किया न तो निकाला, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट है। तुमने चेंजेस क्या किया बेटा, यहाँ पर चेंज क्या किया, तुमने प्रेशर को इंक्रीज किया है ना, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स H2S और O2 का है वो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट टर्म में रख देते हैं। सो R इज इक्वल टू K टाइम्स n square H2S multiplied by number of moles of O2 multiplied by 1 by V power whole cube। ठीक है, कितना समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। सिर्फ कोई डाउट है? हाँ, इतना समझ में आ गया तो अच्छी बात है बेटा। अब देखो क्या करना है यहाँ पर क्या कर रहे हो, जो तुम प्रेशर है बेटा, प्रेशर को तुम 3 फोल्ड मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो। अगर बेटा प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्स लॉ याद है तुम लोगों को? वॉल्स लॉ है ना? यस सर। वॉल्स लॉ है, वॉल्स लॉ में इनवर्सली। प्रेशर, हाँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अगर तुम प्रेशर को 3 फोल्ड इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम 3 फोल्ड डिक्रीज होगा ना, है कि नहीं बेटा? यस सर। तो हाँ, तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 1/3 यहाँ पर हो जाएगा ना, जो फाइनल वॉल्यूम है R इज इक्वल टू K टाइम्स n स्क्वायर H2S n ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इनिशियल का 1/3 हो जाएगा ना, वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। बेटा ये जो लाइन मैंने लिखा है समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी जो मैंने लिखा? यस सर। हाँ, तो अब देखो क्या हो रहा है, R इज इक्वल टू, है ना, n K टाइम्स n स्क्वायर H2S नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, है ना, 3 पावर 3 27 होता है, 27 इंटू 1/V पावर होल क्यूब, है ना, ये होगा। तो मतलब जो तुम्हारा रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज 27 टाइम्स, है ना, इनिशियल रेट, ये तो होगा। दिख रहा है बेटा? यहाँ पर 27 का फैक्टर और ऐड हो गया जिसने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो जो रेट है, फाइनल रेट है, वो इनिशियल रेट का 27 टाइम्स इंक्रीज जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ओके सर। इसको इस तरह से करना होगा। क्वेश्चन अलग था ये वाला, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट भी था। और कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। सर यहाँ लेट किया है हमने दोनों का वॉल्यूम सेम। क्या बेटा? वॉल्यूम को वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, तुम बताओ वॉल्यूम क्या होता है? अगर कोई गैस दिया गया H2S, तो H2S का वॉल्यूम क्या होता है? जिस कंटेनर में कंटेनर H2S का को फिल वॉल्यूम किया होगा। गया है, हाँ, कंटेनर का वॉल्यूम, उसी कंटेनर में O2 होगा तो बेटा तभी तो रिएक्शन करेगा। ओके सर। इसका मतलब सेम कंटेनर में H2S है, सेम कंटेनर में O2 है, तो वॉल्यूम क्या होगा दोनों के लिए? सेम होगा ना बेटा, इसलिए मेरा यस वॉल्यूम सर। सेम। और किसी कोई डाउट है? नो सर। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक किसी को डाउट नहीं है? ओके, कोई डाउट नहीं बेटा? एक मिनट, मयंक, मयंक है? मयंक नहीं? हाँ, तो बेटा कुछ लोगों को डाउट है कि या फिर प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बुक रेफर किया जाए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे मयंक ही नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि हाँ, कि कौन सा बुक पढ़ा जाए, कौन सा बुक ना पढ़ा जाए, एनसीईआरटी पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। बेटा देखो क्या होता है कि अगर तुम बुक पढ़ोगे, है ना, कुछ बुक में कुछ पोर्शन अच्छा दिया गया है। मान लेते हैं अगर तुम फॉरेन ऑथर का कोई बुक पढ़ते हो, जैसे मैक्वेरी ले लिया तुमने, है ना, तो मैक्वेरी में क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री का केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर सही दिया गया है, बाकी जो पोर्शन उसमें मैथमेटिकल टर्म्स बहुत जाता है तो वो बेकार हो जाएगा। फिर अगर तुमने दूसरा बुक उठा लिया, जैसे तुमने क्लेडन उठा लिया, तो क्लेडन में क्या होगा कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है वो अच्छा दिया गया है, लेकिन जो प्रिपरेशन और सिंथेसिस है वो अच्छा नहीं दिया गया है।
तो फॉरेन ऑथर टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कुछ हद तक एक बुक है मार्सन एंड वाइट, अगर फॉरेन ऑथर का बुक रिकमेंड करता हूँ तो मार्सन एंड वाइट जो बुक है उसमें थोड़ा बहुत सही दिया गया, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल पार्ट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है कि तुम पढ़ कर थक जाओगे, खत्म ही नहीं होगा। बहुत मोटा सा बुक है और थ्योरी बहुत ज्यादा है, उसका उतना कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर क्या तुम्हें करना है कि जो इंडियन ऑथर का जेई एडवांस ओरिएंटेड बुक है ना, जिसको केवल जेई एडवांस के लिए बनाया गया है, उस बुक को तुम प्रेफर करोगे इंडियन ऑथर का, ठीक है। उसमें क्या और फायदा होगा, मैं बेटा टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूँ। इसमें थ्योरी भी दिया गया हो, पीछे कुछ क्वेश्चन भी दिया रहता है, ठीक है। तो तुम्हें एक कोई भी बुक जो तुम्हारे पास अगर पहले से पढ़ा हुआ है उसको तुम ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पहले से क्वेश्चन है या फिर कोई बुक है तुम्हारे पास पढ़ा हुआ उसको रेफर करो बेटा, क्योंकि अगर इंडियन ऑथर की बात करोगे तो इंडियन ऑथर ने क्या किया, हर एक बुक का जितने भी फॉरेन ऑथर का टेक्स्ट है उसमें से जो अच्छे अच्छे पार्ट उसको निकाल कर हर जगह उसको कंपाइल कर दिया गया है, ठीक है। तो हर एक टेक्स्ट बुक में तुम्हें सेम कंटेंट मिलेगा इंडियन, ठीक है। और दूसरी बात बेटा कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का बुक तुम्हें हर हाल में पढ़ना है ना, क्योंकि एनसीईआरटी से मेंस में क्वेश्चन आएगा, जो मेंस का क्वेश्चन आता है बेटा एनसीईआरटी से ही आएगा। तो एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना है, लेकिन एडवांस के लिए तुम्हें एक बुक जरूरत होगी, ठीक है, क्योंकि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से एडवांस नहीं निकलेगा, एडवांस के लिए थोड़ा सा तुम्हें और एडवांस स्टडी करना पड़ेगा, ठीक बेटा। तो जो एडवांस क्वेश्चन है तुम्हें एडवांस, हाँ बोलो सर आप ही बता दीजिए कोई जे एडवांस का ऑथर वाली बुक कोई सर। कोई भी बुक बेटा, सब बुक में सेम, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, जो तुम्हारे बुक स्टोर पे मिल जाए, ठीक है। तुम चाहे ओपी टंडन ले सकते हो, है ना, चाहे तुम बालाजी पब्लिकेशन कोई बुक ले सकते हो, ठीक है, कोई भी बुक तुम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक बुक में सेम कंटेंट है, ठीक है। पियर्सन पब्लिकेशन का भी बुक आता है, ठीक है, गांगुली करके है उसका ऑथर का नाम, गांगुली, उसको भी ले सकते हो। एलजी वेट करके एक है, इंडियन ऑथर का बुक है, एलजी वेट सर प्रदीप भी, प्रदीप गाइड बेटा बेसिक, प्रदीप गाइड नहीं चलेगा, ठीक है, प्रदीप से ऊपर थोड़ा सा। ओके सर, ठीक बेटा, तो यहाँ तक हो गया है। और बेटा यहाँ पर मैं तुम्हें बताना जरूरी है कि अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक का बुक खरीदना है, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक का बुक न खरीद, इनऑर्गेनिक का टेक्स्ट बुक में कुछ तुम्हें मिलेगा नहीं, टेक्स्ट बुक में इनऑर्गेनिक का टेक्स्ट बुक नहीं खरीदना है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का केवल क्वेश्चन बैंक लेकर काम चला सकते हो, तो ये इनऑर्गेनिक तुम्हें केवल और केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। और जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रिएक्शन दिया गया है, उसको तुम याद नहीं कर सकते, ठीक है, और उतना पूछेगा भी नहीं। तो इनऑर्गेनिक के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी, बाकी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए तुम्हें एक एडवांस बुक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया वो सबको? यस सर। हाँ चलो बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, ये सब हो गया था। अच्छा, वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑर्डर हो गया था, इसमें कैलकुलेशन मैंने बताया था, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर ये हो गया, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर था, हाफ लाइफ टाइम मैंने कैलकुलेट कराया था। अब आज पढ़ना बेटा nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो अगर nth ऑर्डर की बात करोगे तो nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा बेटा, ऐसे मान लो तुम्हें एक रिएक्शन दिया गया हो, है ना, A gives प्रोडक्ट P, इस तरह से एक केमिकल इक्वेशन दिया गया हो। अब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या बेटा, nth ऑर्डर है। तुमने जीरो ऑर्डर के लिए इक्वेशन कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन हो गया है, अब nth ऑर्डर के लिए तुम चल रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल उसी तरह ही चलेगा। यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखना पड़ेगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 रहा होगा, है ना, ये 0 होगा। तो टाइम t इक्वल टू t पर A0 माइनस x, है ना, ये इतना बचेगा। ऐसे तुमने क्या कर दिया, AT बोल दिया, ठीक है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू AT। तो ये तुमने कर लिया। तो अब तुम क्या करोगे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ A
इसके पावर क्या होगा बेटा, ए का पावर क्या होगा, जो ऑर्डर होता है बेटा वो एक्सपोनेंट में आता है। अब ये ऑर्डर क्या यहाँ पर दिया गया है, nth ऑर्डर है ना, तो एक्सपोनेंट में क्या आएगा बेटा, यहाँ पर n आएगा है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट a पावर n, ये हो गया। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस dA/dt है ना बेटा। ये भी मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, जो फर्स्ट क्लास था तुम लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का। अब दोनों रेट को तुम इक्वेट कर दोगे तो रेट इज इक्वल टू माइनस dA/dt इज इक्वल टू k टाइम्स a पावर n, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दोगे तो माइनस dA बाई स्क्वायर ब्रैकेट a पावर n इज इक्वल टू k dt। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे है ना, इसको इंटीग्रेट करोगे, जो तुम्हारा लिमिट रहेगा लिमिट a0 टू at होगा, और यहाँ पर जो लिमिट है 0 टू t होगा। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तुम्हारा nth ऑर्डर इक्वेशन आ जाएगा। तो ये मैंने करके यहाँ रखा हुआ है, इसको देख लोगे है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ, यहाँ पर ये ऑर्डर लिमिट लगा दिया गया, लिमिट लगाने के बाद जो तुम्हारा फाइनल इक्वेशन बनेगा बेटा ये आएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा बेटा, मैथ है पूरा है ना, इंटीग्रेशन है, तुमने बहुत किया होगा, ये तो छोटा मोटा मैंने बताया यहाँ पर। फिर इसको रीअरेंज करने पर ये तुम्हारा आएगा, ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन आएगा, ठीक बेटा। चलिए, तो हाफ टाइम के लिए है शायद। हाँ अच्छा, ये हाफ लाइफ टाइम के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर हाफ लाइफ टाइम है वहां पर पूरा कर दो, टी कर दो, है ना बेटा। सर कुछ भी चेंज नहीं आएगा फिर? थोड़ा सा चेंज आएगा, जहाँ पर a0/2 है वहाँ पर चेंज आएगा। तो ये बेटा मैं हाफ लाइफ टाइम के लिए करके यहाँ लिखा हूँ। तो जो nth ऑर्डर है मैं वहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करने पर जो nth ऑर्डर रिएक्शन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये हाफ लाइफ टाइम के लिए इस तरह ड्राइव किया गया है। तो अगर ये nth ऑर्डर रिएक्शन है तो nth ऑर्डर रिएक्शन में तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, तो उस फाइनल एक्सप्रेशन को मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। 1/n-1 मोल पर लीटर इनटू टाइम स्क्वायर 1 डिवाइड बाई a0 n-1 माइनस 1 डिवाइड बाई at पावर n-1 टाइम्स 1 डिवाइड बाई n-1 इज इक्वल टू माइनस at, ठीक है। ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक बेटा। nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आएगा। और यहाँ पे याद रखो n कैन नॉट बी 1। अगर n इक्वल टू 1 यहाँ पर रखोगे तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगा। क्यों बेटा, n इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर रखते हो तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, 1 डिवाइड बाई 0 अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना, इन्फिनिटी अनडिफाइंड आ जाएगा। इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 पर अप्लीकेबल नहीं है। सो n कैन नॉट बी 1। तो यहाँ पर लिखा गया, यहाँ पर देखोगे ऑर्डर n कैन नॉट बी 1, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा हाफ लाइफ टाइम। सर लेकिन ऑर्डर तो हमारा 1 हो सकता है। हाँ, तो इस इक्वेशन के वैलिड नहीं होगा। अगर ऑर्डर तुम्हारा 1 है तो टी हाफ क्या होगा पर सेकंड तुम्हारा के। तो टी हाफ तुम्हारा क्या आएगा, टी हाफ a नॉट बाय के 0.693 डिवाइड बाय के, ये तुम्हारा आता है। और जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, उसको डिराइव किया गया t इक्वल टू 0.6 है ना, यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाय के लॉग है ना। तो वहाँ पर तुम डायरेक्ट वो वाला पार्ट यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है, वो इक्वेशन यूज करोगे। अगर n इक्वल टू 1 नहीं है तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करोगे। यहाँ पर 0 ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। n यहाँ पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी ऑर्डर यहाँ पर सकता है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। 0, 2, 3, 4, 5 समथिंग कुछ भी होता है, आप फ्रैक्शनल ऑर्डर भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो ऑर्डर है 1 नहीं हो सकता। समझ आ रहा है बेटा? यस सर। इसको कैसे ड्राइव किया वो भी समझ में आ गया? प्रॉब्लम तो नहीं होगा बेटा ड्राइव करने में? नो सर, इसका डेरिवेशन नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। और यहाँ पर जो टी हाफ है तुम्हें याद क्या रखना है बेटा, यहाँ पर तुम्हें याद रखना है जो टी हाफ है, ठीक है। T half is directly proportional to 1 by a power n। a0 मतलब ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है,
ठीक है, n-1। ठीक बेटा, ये तुम्हें याद रखना है। सर एक सेकंड, हाफ लाइफ का लिख रहे हैं। हाँ, इसको ही लिख लो। ऊपर से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, स्क्रॉल अप कर दे रहा हूँ, यहाँ से तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बेटा डेरिवेशन नॉट इंक्लूडेड। इसके बाद तुम्हें याद रखना है बेटा टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ। टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में कुछ ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया जाएंगे और उसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, सर एक सेकंड, उसका रिजल्ट दिखा दो। देख लो बेटा रिजल्ट। तुम्हें ये वाले क्वेश्चन याद रखना है बेटा, यहाँ पर जो मैंने लिखा है यहाँ पर है ना, ये वाला पार्ट तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो टी हाफ proportional to 1/a0 power n-1 where n is equal to order of relation and n cannot be 1। याद रखो यहाँ पर n is equal to 1 नहीं हो सकता। डन सर। ओके, तो अब यहाँ से तुम टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, इसी रिजल्ट को देखकर, जैसे अगर तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करना हो तो टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे बेटा, यहाँ पर टी हाफ प्रोपोर्शनल आओ, यहाँ कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट है ना, डिवाइड बाई a0, जीरो ऑर्डर के लिए n पर 0 -1, सो टी हाफ इज इक्वल टू k टाइम्स a0 होगा बेटा, है ना। इसका मतलब जो टी हाफ है, टी हाफ और a0 में एक लीनियर रिलेशन आएगा, लीनियर रिलेशन इस तरह से है ना, तो ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर। ठीक है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर, तो ग्राफ कैसे बनेगा, टी हाफ वर्सेस ए का जो ग्राफ होगा इनिशियल कंसंट्रेशन a0 का, वो कांस्टेंट होता है, मैंने पहले बता दिया था, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन से नहीं ड्रॉ करोगे, जो फर्स्ट रिलेशन है वो अलग से तुम्हें पढ़ना है ना, ये जनरल इक्वेशन पर नहीं फिट बैठता है, क्योंकि n कैन नॉट बी 1, जो तुमने ड्राइव किया वहां पर n 1 नहीं हो सकता, है ना। और अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर, है ना, तो टी हाफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या होगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है, टी हाफ है ना, टी हाफ इज इक्वल टू k टाइम्स a0 2 -1 है ना, तो t 1/2 इज इक्वल टू k डिवाइड बाई a0 हो जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑर्डर है वहाँ पे इस तरह से कर्व न देकर क्या देगा, nth ऑर्डर अगर रिलेशन है, nth ऑर्डर के लिए, है ना, nth ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या होगा, टी हाफ वर्सेस a0 पावर 1 माइनस n का ग्राफ प्लॉट कर देगा, वो लीनियर आएगा। अगर n इज इक्वल टू 2 है ना, तो ये क्या होगा बेटा, a0 -1, तो ये लीनियर आएगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो इस तरह से n का वैल्यू चेंज कर करके तुम ग्राफ इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो चारों ग्राफ है उसको नोट कर लो, ड्रॉ कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ बेटा, nth ऑर्डर का लीनियर कैसे आ गया सर?
ए पावर देखो क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर ए जीरो नहीं है, ए जीरो पावर 1 माइनस एन, है ना? ओके ओके, हाँ, ठीक है, समझ गया इसलिए सर। लिखा है। क्वेश्चन करें बेटा, यस सर। क्वेश्चन लिख लेते हैं। याद देखो, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टी हाफ ग्राफ दिया गया है। Which of the following graph represents the relation initial concentration of reactant and half life of third order reaction? तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के तुम्हें ग्राफ बताना है, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा कैसे करोगे? मैसेज को सर यस यस सर, एक सेकंड बनाने दो सर। बना के देखो बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पर लीनियर कर्व है ना? तो थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, देखो बना के देखो थर्ड ऑर्डर। सर फोर्थ सब लोग करो बेटा, सर फोर्थ आ गया बेटा। सर, फोर्थ आ गया। हाँ, सबका फोर्थ आना चाहिए। यस सर। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आप देखो, which among the following plots are linear? ठीक है, यहाँ पर जो लीनियर ग्राफ किसका किसका आएगा तुम्हें बताना है। तो a माइनस एक्स वर्सेस टी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लीनियर आएगा बेटा? नहीं आएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लीनियर आता है सर, आएगा सर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आएगा। नहीं, यहाँ बेटा टी हाफ नहीं है, ये क्या है बेटा, देखो टी है। अच्छा रिमेनिंग कंसंट्रेशन वर्सेस टी, अच्छा। तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन वर्सेस टी का जो ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए बेटा इस तरह से आया था ना, है ना? एक्सपोनेंशियल करवाया था, यहाँ पर ये 80 था, 80 वर्सेस टाइम, तो इनफाइनाइट टाइम पर ये जीरो होगा। ये लीनियर नहीं आया था। हाँ ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए लीनियर आया था बेटा, जब जीरो ऑर्डर था, जीरो ऑर्डर में ये इस तरह से लीनियर आया था, है ना? यस, जीरो ऑर्डर मतलब कि जो सेकंड पार्ट वो करेक्ट है, वो तो कांस्टेंट होगा, है ना? अब उसके तरह उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर ए 1 माइनस एक्स वर्सेस टी, ये तो जीरो ऑर्डर के लिए लीनियर होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए होगा नहीं बेटा, ये केवल जीरो के लिए जहाँ पे रिलेशन दिया गया है जीरो ऑर्डर के लिए ट्रू है, सेकंड ऑर्डर के लिए नहीं। थर्ड इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फोर्थ पर आ जाओ, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बेटा ये भी ट्रू है यहाँ पर, है ना? तो टी वर्सेस जो मैंने क्वेश्चन यहाँ बनाया था ना बेटा, सेकंड ऑर्डर यहाँ पर लीनियर आएगा, है ना? तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ पर n का वैल्यू 2 रखोगे तो लीनियर कर्व आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, सेकंड एंड फोर्थ, आंसर होगा फोर्थ पार्ट। इसमें किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो पूछ सकते हो? नहीं डाउट है सर। फोर्थ वाला लीनियर कैसे आ गया? फोर्थ वाला लीनियर कैसे आएगा तुम्हें देखना। तो कोई यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करना है उसको ध्यान से देखो, है ना? यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट करना है किसमें के किसके बीच में, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है ना? टी डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, नहीं 1 है, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टी, ठीक है? तो यहाँ तुमने टाइम ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया तुमने, यहाँ पर टाइम ले लो, ठीक है? टाइम यहाँ तुमने क्या लिया, 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, है ना? तो ए माइनस एक्स क्या बेटा, यही तो है 80, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, है ना? इसका मतलब 1 बाई 80 वर्सेस टी, ये ग्राफ तुम्हें प्लॉट करना है, ठीक है? तो अब देखो 1 बाई 80 वर्सेस टी ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अब जो इक्वेशन है उसको सर y इज इक्वल टू mx आएगा। अब सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग बना देते हैं यहाँ पर, है ना? कोई इक्वेशन पूरा दिया गया है यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का, nth ऑर्डर का, इसमें n का वैल्यू 2 रख दोगे, है ना? तो जो n का वैल्यू है यहाँ पर 2 रखोगे,
तो इक्वेशन जो तुम्हारा पहले इसको लिखोगे 1 डिवाइड बाई ए पावर एन ए जीरो माइनस एन माइनस वन डिवाइड बाई, है ना, यहाँ पे क्या दिया, डिवाइड बाई ए टी पावर एन माइनस वन माइनस ए टी पावर एन माइनस वन इंटू वन डिवाइड बाई एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस के टी, है ना, यही क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रखोगे, सो हियर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल 2 रखने पर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई ए जीरो माइनस 1 डिवाइड बाई ए टी। ठीक है, तो n इक्वल 2 रखोगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस से पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 1 बाई ए टी माइनस 1 बाई ए जीरो इज इक्वल टू के टी। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर है बेटा, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गया और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का जो इक्वेशन उसको याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हें ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है बेटा, 1 बाई ए टी वर्सेस टी, है ना, 1 बाई ए टी तुमने वाई एक्सिस ले लिया, 1 बाई ए टी, बाकी को इस साइड कर दो, इट इज इक्वल टू 1 बाई ए जीरो प्लस के टी। तो इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c प्लस एम एक्स, है ना। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन कैसा हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, लीनियर, है ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और यहाँ पर जो स्लोप है पॉजिटिव है ना। y इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा यहाँ पर 1 बाई ए जीरो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाई ए जीरो हो जाएगा और ये तुम्हारा जो एक्सिस है क्या होगा 80, 1 बाई 80, ये तुम्हारा टाइम एक्सिस हो गया। स्लोप क्या होगा बेटा यहाँ पर, स्लोप होगा यहाँ पर a। ठीक है, यस सर। तो आगे आंसर बेटा, तो 1 Yes, sir. 1 डिवाइड बाई ए माइनस एक्स वर्सेस टी। ये मैं चाह रहा कोई पूछे तो मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तुमने पूछा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बेटा किसी को डाउट है, आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे देखो बेटा दिया गया है द फॉलोइंग ग्राफ शोज टी हाफ ऑफ ए रिएक्टेंट आर चेंजेस विद टाइम। ये तो किस ऑर्डर के लिए बेटा, तुम बताओ किस ऑर्डर के लिए है, ये टी हाफ का है बेटा, टी हाफ वर्सेस 1 बाई ए जीरो लीनियर आ रहा है। तो 1 बाई जीरो मतलब 1, देखो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, इस तरह दिया गया है टी 1 बाई 2, ये जो ग्राफ है लीनियर आ रहा है ना, 1 डिवाइड बाई ए जीरो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 ए डिवाइड बाई जीरो क्या होगा बेटा, ए पावर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा ए जीरो पावर माइनस 1, क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1 लिख सकते हैं बेटा, 0 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा यहाँ पर ना। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अभी मैंने ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करवाया था अभी कुछ देर पहले, है ना, nth ऑर्डर के लिए। तो अगर n इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ मैंने क्वेश्चन यहाँ गलत लिख दिया था, ये 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ए जीरो 1 माइनस 2, तो जो ऑर्डर यहाँ पर आएगा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। याद रखो इस तरह से, है ना, तो यहाँ n इज इक्वल टू 2 रखोगे, n इज इक्वल टू 2, तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना। याद रखना जो nth ऑर्डर का इस तरह से जो मैंने बताया ग्राफ, यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होता है सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का जो क्वेश्चन है उसका कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछा भी नहीं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, for a given reaction T half is equal to 1 by K, the order of reaction is, बताओ बेटा। तो यहाँ पे जो T half है ना, T half 2 is equal to, है ना, 1 by KA into 1 by A। तो ये क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई 1 by A, है ना।
तो 1/e मतलब 1 पावर 1 रख सकते हो यहाँ पर। तो t हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट तुमने नया कांस्टेंट दे दिया यहाँ पर, कांस्टेंट पावर a पावर 2 - 1 है ना। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है n इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा बेटा। अब यहाँ तक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ऐसे कोई डाउट है हेमंत कुमार, कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं काइनेटिक्स ऑफ गैसियस रिएक्शन। ठीक है, अगर कोई गैसियस रिएक्शन दिया गया हो तो उसका काइनेटिक्स कैसे करेंगे। याद रखो बेटा, यहाँ पर जो काइनेटिक्स है, ये जो गैसियस ऑर्डर है बेटा, रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। याद रखो बेटा, यहाँ पर जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए, जैसे यहाँ दिया गया है। ठीक है, A gaseous state gives B in gaseous state, C in gaseous state, है ना। तो A B C क्या है बेटा, तो A रिएक्टेंट है, B और C प्रोडक्ट है, सब सब गैसियस स्टेट में दिया गया है। अब यहाँ पर तुम्हें इसका काइनेटिक बताना होगा, इसका जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो अलग अलग मेथड से सॉल्व किया था। तो पहले हम देखते हैं बेटा, यहाँ पर अगर इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दिया गया हो, है ना, तब कैसे सॉल्व करोगे। और अगर टोटल प्रेशर दिया गया हो, केवल फाइनल प्रेशर दिया गया तो कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले जानते हैं बेटा कि काइनेटिक क्या होता है। काइनेटिक आप गैसियस रिएक्शन को हम लोग को पढ़ना है। देखो बेटा कि जो रिएक्शन होता है गैसियस स्टेट में, जो रिएक्शन होगा वो एक क्लोज्ड वेसल में होता है। ठीक है, इस तरह से क्लोज्ड वेसल होगा, सिलेंडर होगा वहाँ पर, है ना, और ये पूरा का पूरा सील्ड होगा। अब इसमें रिएक्शन कितना फास्ट है, कितना स्लो है, इसको तुम टाइट्रेट कराकर या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके इसका कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर पाओगे। ए कितना बना, बी कितना बना, सी कितना बना, या ए कितना रिमेनिंग है। ठीक है, इसमें कितने टाइम बाद प्रोडक्ट बनेगा तो मालूम नहीं चलेगा, है ना। जैसे मान लो तुम एक प्रोडक्ट बनाकर तुमने एक प्लांट यहाँ पर एस्टेब्लिश किया, उसमें कुछ प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो कितने टाइम बाद इस ढक्कन को यहाँ पर ओपन करोगे ताकि पूरा पूरा प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाए, तो मालूम नहीं बेटा। उसके लिए यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कैलकुलेशन है वो देखेंगे। ठीक है, तो याद रखो यहाँ पर हम लोग पास क्या है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी क्या बेटा, यहाँ पर जो वॉल्यूम तो फिक्स है, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है। यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा यहाँ पर प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर है वही वेरी करेगा। ठीक है, इनिशियल प्रेशर कुछ होगा, है ना, फाइनल प्रेशर कुछ और होगा, और रिएक्शन कंप्लीट होने पर जो प्रेशर कुछ और होगा। ठीक है, तो जनरली जो P0 है वो होता है इनिशियल प्रेशर, जो PT होता है ना, ये होता है इंटरमीडिएट प्रेशर या फिर प्रेशर एट टाइम T। P इन्फिनिटी होता है बेटा, P इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट टाइम बाद। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम लोग सोचते हैं, हम लोग जानते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्फिनाइट टाइम बाद कंप्लीट हो जाता है। तो P इन्फिनिटी मतलब फाइनल प्रेशर, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद का प्रेशर। ठीक है, तो 3 टाइप का प्रेशर यहाँ पर यूज किया जाता है, और कुछ भी यहाँ पर तुम्हें नहीं दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या क्या वेरिएबल तुम्हें नहीं दिखाई देगा, बस केवल प्रेशर के टर्म्स में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम। तो टाइम T = 0। ठीक है, पहला टाइम है T = 0। ठीक है, टाइम = 0 पे क्या करोगे बेटा, तुम इस जो वेसल है बेटा, जो सिलेंडर, उसको ओपन करोगे, इसको वॉश करोगे अच्छे से, जितना भी कंटामिनेशन है उसको, है ना, इसको अच्छे से रगड़ कर साफ कर रखे, इसमें रिएक्टेंट को फिल करोगे। ठीक है, और इसको क्लोज कर दो, जो तुम्हारा वेसल है, जो कंटेनर है उसको क्लोज, ताकि जो गैस है यहाँ से निकल ना पाए। ठीक है, क्लोज करके यहाँ पर तुमने रख दिया सब कुछ। तो रिएक्शन मिक्सर तुमने तैयार किया। ठीक है, और इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ क्या था बेटा, A0। ठीक है, तो A0 क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। A0 है ना, तो A0 तुम्हारा हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। उसके बाद है B कितना बनेगा बेटा, इनिशियल टाइम में B कितना बनेगा अनुष्का,
तुमने रिएक्शन को जस्ट स्टार्ट किया है, तो बी के नीचे क्या लिखो बेटा? 0 0। सी क्या होगा? 0 0 होगा, ठीक है। डी और सी भी 0 होगा। और यहाँ पर हम लोग लिखना है प्रेशर, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें प्रेशर लिखना होगा। तो प्रेशर यहाँ पर किसका लिखोगे बेटा? प्रेशर यहाँ पर कंटेनर का होगा, ठीक है। तो जो टोटल प्रेशर यहाँ पर है उसको क्या लिखोगे? P0। यहाँ पर जो P0 है वो टोटल प्रेशर है ना? टोटल प्रेशर या टोटल इनिशियल प्रेशर। इतना क्लियर है बेटा? जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा हम लिखेंगे टाइम T इक्वल टू टी, T इक्वल टू टी, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ए का कुछ पार्ट रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट कुछ बनेगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं A0 माइनस एक्स। ए में से एक्स रिमूव हुआ, यहाँ लिखोगे A0 माइनस एक्स। तो मैं कॉपी करके यहाँ पे कर दे रहा हूँ, A0 माइनस एक्स, ठीक है। A0 माइनस एक्स। बी कितना बनेगा बेटा? जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी बनेगा, है ना। तो एक्स बनेगा बी, और ये कितना बनेगा बेटा? सी। सी भी बनेगा एक्स, ठीक है। ये तुमने लिख दिया। तो टाइम टी पर जो प्रेशर है वो तुम क्या लिखोगे? पीटी। यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज पीटी, है ना। प्रेशर एट टाइम टी, यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्रेशर एट टाइम टी आ गया, ठीक है। किसी कोई डाउट नहीं है बेटा? यहाँ तक कैसे कर रहा हूं मैं, सबको समझ में आ रहा है बेटा? किसी कोई डाउट है तो यही पूछ लो मुझसे, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब तुम्हें मालूम है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये दिया गया है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो कैल्कुलेशन किया जाता है, जो इक्वेशन बनाया जाता है बेटा, टाइम टी इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई कांस्टेंट के log ऑफ A0 डिवाइड बाई A0 माइनस एक्स। ये सबको मालूम बेटा? ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का इक्वेशन है। यहाँ पर A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और टाइम टी पर जो फाइनल प्रेशर, फाइनल कंसंट्रेशन है, वो फाइनल प्रेशर या फिर फाइनल कंसंट्रेशन है A0 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन तो मेजर नहीं कर पाओगे बेटा गैस का। गैस का कंसंट्रेशन मेजर ना करके हम लोग क्या मेजर करते हैं बेटा? यहाँ पर हम लोग गैस का पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इन सब का प्रेशर मेजर करके यहाँ पर रखेंगे। मतलब जो A0 है और x है, इसका वैल्यू P0 और PT के टर्म्स में रखोगे, ठीक है। क्योंकि तुमने यहाँ पे एक मीटर लगा दिया, मीटर में जो रीडिंग आएगा, रीडिंग क्या बताएगा बेटा? प्रेशर के बताएगा, है ना। ये जो मीटर है, मीटर के लिए प्रेशर बताएगा, कोई कंसंट्रेशन टर्म्स वगैरह नहीं देगा, है ना। तो प्रेशर को हम लोग यहाँ पर रखेंगे और प्रेशर के टर्म्स में हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे आगे, ठीक है बेटा। ये तो हम समझ में आ रहा है। इसका मतलब तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बेटा यहाँ पर प्रेशर को या फिर कंसंट्रेशन को प्रेशर के टर्म्स में रिप्लेस करना, ठीक है। तो आते हैं इनिशियल प्रेशर। इनिशियली तुमने क्या लिया बेटा? P0, है ना। इनिशियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0, क्योंकि जो तुम्हारा वेसल, देखो वेसल को ध्यान से देखो, यहाँ पर टाइम T इक्वल 0 को ध्यान से देखो बेटा। T इक्वल टू 0 पर प्रोडक्ट 0 है, केवल रिएक्टेंट है ना। तो इनिशियली तुम्हारे पास रिएक्टेंट था। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल प्रेशर, ठीक है। ये इसको तुम बना दोगे बेटा इक्वेशन नंबर 1 अगेन, है ना। एट टाइम T pressure becomes PT and PT is directly proportional to the total number of moles। तुम्हें मालूम है बेटा जो प्रेशर होता है, प्रेशर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है PV इक्वल टू nRT, है ना। PV इक्वल टू nRT, तो इस वेसल के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, R तो गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर तुम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो जो प्रेशर है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स कर दोगे
तो टोटल नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पे कितना बेटा, A0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। Hence PT is directly proportional to the A0 plus x, ठीक बेटा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो तुम्हारा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर A0 तो मिल गया, A0 की जगह पर तुम P0 लगा दोगे, ठीक है। और जो A0 माइनस एक्स इसका वैल्यू तुम्हें निकालना होगा, A0 माइनस एक्स। तो अब क्या करो बेटा, A0 माइनस एक्स निकालोगे कैसे, जो ये सेकंड इक्वेशन है ना, सेकंड इक्वेशन से तुम यहाँ पर क्या निकालोगे, x का वैल्यू। x क्या होगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pt माइनस A0, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बेटा। एंड A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P0, तो x इज प्रोपोर्शनल टू द pt माइनस P0। सर ऊपर वाली में PT बाई K नहीं आएगा सर? कहाँ पर बेटा, नहीं इसमें जहाँ एरो लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ PT सर, यहाँ पे K, PT बाई K नहीं आएगा सर यहाँ पे? तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट मर्ज हो जाएगा बेटा, है ना। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी में आया नहीं है, जो नया कांस्टेंट है वो ओल्ड कांस्टेंट से मर्ज होकर नया कांस्टेंट बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, यस नहीं समझ में आ रहा है सर। देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हें मालूम है PT प्रोपोर्शनल टू A0 प्लस एक्स। अब A0 बोले तो क्या लिख दोगे, P0, है ना। A0 इज प्रोपोर्शनल टू P0, तो अगर तुम प्रोपोर्शनल यहाँ कांस्टेंट आएगा, है ना, यहाँ पर K0 आएगा ना, यहाँ पर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो P0 इज इक्वल टू K टाइम्स A0 होगा, ये तुम बोल रहे हो ना बेटा। यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पर जो A0 है, A0 तुम क्या लिख सकते हो, P0 डिवाइड बाई K, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, PT इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, P0 डिवाइड बाई K प्लस x, ये बोल रहे हो बेटा। x तुम्हें निकालना है, तो x क्या होगा, x इज इक्वल टू PT माइनस P0 डिवाइड बाई K, ये बोल रहे हो बेटा, है ना। यस सर। प्रोपोर्शनल यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग 1 मान सकते हैं, या फिर इसको प्रोपोर्शनलिटी में मर्ज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी तो पहले से ही प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर, ठीक है। इसको इस प्रोपोर्शनलिटी को इस प्रोपोर्शनलिटी में मर्ज कर सकते हो। तो तुम्हें क्या लिखना है, केवल प्रोपोर्शनल का साइन लेना है, x प्रोपोर्शनल टू PT, है ना। मतलब जिस तरह से इक्वल टू का साइन होता है बेटा, उसी तरह हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन लेकर चलेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट लेकर नहीं चलोगे, प्रोपोर्शनल का साइन लेकर चलोगे हर जगह पर, ठीक है। तो यार बेटा इस तरह से ग्रेटर देन या लेस देन होता है, ग्रेटर देन लेस देन का इक्वेशन बनता है बेटा, उसी तरह से प्रोपोर्शनलिटी का भी इक्वेशन बनता है इस तरह से, है ना। और यहाँ पर कांस्टेंट लेकर चलोगे तो कंफ्यूज जाओगे, तो कांस्टेंट हमेशा यहाँ पर अवॉइड करना है, ठीक है बेटा। और हम लोग यहाँ पर देंगे x प्रोपोर्शनल टू PT माइनस P0, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर आ गया, तो जो t है, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई कांस्टेंट k log ऑफ A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P0 डिवाइड बाई A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P0, तो k से k जो कांस्टेंट होगा कैंसिल हो जाएगा बेटा यहाँ पर, है ना। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है तो ऊपर लिखोगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की होगा, यहाँ पर नीचे भी किया है तो k से k कैंसिल होगा, इसलिए k नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। याद रखो जो प्रोपोर्शनलिटी का इक्वेशन बनता है बिल्कुल ग्रेटर देन लेस देन का इक्वेशन या इक्वल टू के इक्वेशन के इक्वल बनेगा। जिस तरह से इक्वल टू का इक्वेशन बनता है उस तरह से प्रोपोर्शनलिटी का भी इक्वेशन बनाओगे, है ना। P0 माइनस x का वैल्यू तुमने क्या निकाला, x इज इक्वल टू PT माइनस P0, x का वैल्यू है PT माइनस P0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ P0 डिवाइड बाई P0, एक माइनस माइनस P0 कितना बेटा, 2P0 हो जाएगा, 2P0 माइनस PT,
ठीक है। तो अब जो तुम्हारा इक्वेशन है वो प्रेशर के टर्म्स में बन गया, दिख रहा है बेटा? जो तुम्हारा इक्वेशन है वो प्रेशर के टर्म्स में आ गया। यहाँ पर कहीं पर भी कंसंट्रेशन टर्म्स नहीं है, ठीक है। तो अगर गैस फेज इक्वेशन दे रहा है और प्रेशर वहां पर मेंशन है कि प्रेशर इसका इतना है, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, कितने टाइम बाद प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वो सब कैलकुलेशन हम लोग यहाँ से करेंगे, है ना। यहाँ में टाइम मिलेगा, प्रेशर और टाइम रिलेशन यहाँ से मिलेगा। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, नोट कर लिया तो आगे एक मिनट। एक और इसमें बाकी है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये था तुम्हारा टाइम t इक्वल टू टी पर, है ना। कभी कभी क्या होता है, टाइम t इक्वल टू टी न देकर टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी दे देगा। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कैसे लिखूं मुझे नहीं समझ, ठीक है, वैसे ही लिख दिया, डबल जीरो, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये टाइम t इक्वल टू टी इन्फिनिटी है, ठीक बेटा। तो इन्फिनाइट टाइम बाद जो रिएक्टेंट है पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक बेटा। यहाँ पे जो टाइम t इक्वल टू टी इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट टाइम बाद जो रिएक्टेंट है पूरा पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, क्या लिखूं? जीरो। जीरो लिख दिया, है ना। बी कितना बनेगा बेटा? ए नॉट। बी यहाँ पर बनेगा ए नॉट, ठीक है। सर यहाँ पर ए बनेगा- नॉट लिख दिया आपने। हाँ। और सी कितना बनेगा बेटा? ए नॉट। ए नॉट बनेगा, ठीक है। तो ये ए नॉट हो गया। ये यहाँ P पर जो infinity। प्रेशर है वो क्या दिया रहेगा बेटा? पी इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये पी मैं इन्फिनिटी यहाँ लिख दे रहा हूँ, पी इन्फिनिटी, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर पी इन्फिनिटी दिया गया है। अब यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन बनाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा डेटा नहीं दिया रहेगा बेटा? टाइम t इक्वल टू टी दिया रहेगा, ये वाला डेटा पूरा दिया रहेगा, ये वाला, है ना। जो सेकंड लाइन है सेकंड लाइन दिया रहेगा, थर्ड लाइन दिया रहेगा, जो फर्स्ट लाइन है वो नहीं दिया रहेगा। तो अब यहाँ पर जितने भी कैलकुलेशन है, मतलब यहाँ क्या दिया रहेगा? पीटी दिया रहेगा, क्वेश्चन में पीटी दिया रहेगा और पी इन्फिनिटी दिया रहेगा, ठीक है। टाइम t इक्वल टू टी पर पीटी दिया रहेगा, इन्फिनाइट टाइम बाद जो प्रेशर वो दिया रहेगा, ठीक है। और तुम्हें इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन वही बनेगा बेटा, टाइम t इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ a0 डिवाइड बाई a0 माइनस एक्स, ये तो है तुम्हारा, है ना। इस फॉर्म में तुम्हें लाना होगा। तो अब यहाँ पर देखोगे तो पीटी तो दिया गया है, तो पीटी क्या होगा? पीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द a0 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है। जो p इन्फिनिटी है, p इन्फिनिटी क्या होगा बेटा? p इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 0 प्लस a0 होगा कि नहीं बेटा? यस सर। हाँ, hence p infinity is equal to 2a0 proportional to the. So from here, a0 is directly proportional to the p infinity divided by 2. यहाँ से तुम्हें a0 मिल जाएगा, देखो a0, है ना। अब a0 तुम्हें मिल गया तो x तुम्हें इसी क्वेश्चन से मिल जाएगा, ठीक बेटा। यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा? pt is directly proportional to the a0 plus x, ठीक है। और फिर यहाँ पर तुम a0 का वैल्यू रख दोगे, तो pt क्या था बेटा? pt
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 का वैल्यू क्या है, P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 प्लस x, यहाँ से x निकाल लोगे, सो फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू PT माइनस P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो A0 माइनस x इज इक्वल टू A0 का वैल्यू कितना है, P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 है ना, ये है A0, देखो यहाँ पर A0, ये है A0 P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2 और A0 माइनस x रखना है, तो माइनस x का वैल्यू क्या है, PT माइनस P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो हेंस फ्रॉम हियर क्या बनेगा बेटा, तो P इन्फिनिटी सर ये तो log 1 आ गया। करो बेटा, ध्यान से करो, log 1 नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर PT तुम्हारा चला गया कहीं, क्या तुम्हारा, देखो कहाँ गुम हो गया PT, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, P इन्फिनिटी माइनस PT डिवाइड बाई, यहाँ पर P इन्फिनिटी माइनस PT, ये तो होगा, ठीक है। तो ये सब वैल्यू यहाँ रख दोगे इक्वेशन में, तो यहाँ से तुम्हें मिलेगा T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K लॉग ऑफ A0 का वैल्यू क्या है, P इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2, यह है A0 डिवाइड बाई A0 माइनस x, तुमने निकाली यहाँ पर A0 माइनस x का वैल्यू ये है, दैट इज P इन्फिनिटी माइनस PT, ठीक है। क्या होगा, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log of P infinity divided by 2 times P infinity minus PT, minus 2 PT. हाँ ठीक है बेटा। यस सर। नोट करने से बाद क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक मैंने नोट कर लिया है यहाँ पर। यहाँ देखो जो क्वेश्चन है दिया गया है, द फॉलोइंग data were obtained during the first order decomposition of 2A gives B in gaseous state plus C in solid state at a constant volume and at a particular temperature, ठीक है। तो फर्स्ट दिया गया है टाइम एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, टोटल प्रेशर इन पास्कल 300, आफ्टर कंप्लीशन 200, द रेट कांस्टेंट इन पर मिनट इज, ठीक है। तो यहाँ तुम्हें क्या समझ में आ रहा है बेटा, आफ्टर कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, कौन सा टाइम दिया गया ये, P इन्फिनिटी। हाँ, तो ये इन्फिनाइट टाइम दिया गया T इन्फिनिटी। तो T इन्फिनिटी पर जो प्रेशर है वो दिया गया 200 पास्कल और PT पर जो प्रेशर है वो 300 पास्कल है ना। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब करते हैं बेटा। याद रखो यहाँ पर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन तुम्हें याद नहीं करना है, यहाँ पर हर एक इक्वेशन के लिए तुम्हें अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं तुम्हें यहाँ पर जो मैंने इक्वेशन बना दिया ये ट्रू है। देखो यहाँ पर अगर मैं कोएफिशिएंट 2 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर कोएफिशिएंट में 5 लगा दूं तो जो इक्वेशन है वो कुछ दूसरा बन जाएगा बेटा यहाँ पर, है ना। तो समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पर तुम्हें इक्वेशन टू इक्वेशन अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया इसमें दिया गया है 2A in gaseous state gives B in gaseous state plus C in solid state। जो सॉलिड है इसको डिस्कार्ड कर दो,
सॉलिड्स का प्रेशर नहीं होता है ना, इसका कोई प्रेशर नहीं है। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे के टर्म्स में, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 था, ये जीरो, टाइम t इक्वल टू t पर A0 माइनस एक्स, ठीक है, A0 माइनस, ये क्या होगा बेटा, x डिवाइड बाई 2, है ना, ठीक है बेटा। इसको हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि सॉलिड है, तो सॉलिड का जो प्रेशर वो 0 होगा, इसका कोई प्रेशर नहीं है, तो x/2 तो बनेगा नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन प्रेशर इसका 0 होगा। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 0 पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, है ना। कंज्यूम होने पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर A0 डिवाइड बाई 2। ये समझ में आ रहा है बेटा। और ये कितना बनेगा, A0 डिवाइड बाई 2। तो अब तुम्हें दिया गया है, तुम्हारे पास है P0, तो P0 कितना है 300 पास्कल, है ना। तो 300 को बाद में लिख लेंगे, पहले हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पर बना लेते हैं। तो याद रखो बेटा, जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा उसी में से वैल्यू को रखोगे, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है P0, तो P0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0, ठीक है। और जो P0 से डेटा दिया नहीं गया है उसको हटा देते हैं, ये तुम्हारे पास है ही नहीं, ठीक है। दूसरा जो डेटा दिया गया है उसको यूज करेंगे, PT इज इक्वल टू A0 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 0। इसमें किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो। मैंने 0 क्यों लिख दिया, क्योंकि वो सॉलिड है। समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि हाँ सी सॉलिड है, उसका प्रेशर 0 होगा। तो PT लिख रहे हो तो PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन है, PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस 0, ठीक है। क्या आ रहा है, PT इज प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा बेटा, A0 माइनस x/2। रिलेशन नंबर 1, P इंफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा बेटा, P इंफिनिटी, देखो A0/2 A0 डिवाइड बाई 2। समझ में आ रहा है बेटा, हाँ A0/2। तो A0 डिवाइड बाई 2 आ गया P इंफिनिटी, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा A0 से x/2 मिल जाएगा, यहाँ से मिल गया A0, so A0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 टाइम्स P इंफिनिटी, रिलेशन नंबर 3, ठीक है। फिर यहाँ तुम्हें x निकालना है, तो x यहाँ से आएगा, है ना। तो x कैसे निकालोगे, तो x/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PT माइनस A0। तो यहाँ से x इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 2 टाइम्स PT माइनस A0। A0 का वैल्यू है 2PG P इंफिनिटी, तो A0 का वैल्यू तुमने यहाँ से रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा। सर x/2 तो अब तुम्हारे पास A0 भी है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, तो A0 इक्वल टू PT माइनस x बाई प्लस होगा ना, PT प्लस A0 माइनस PT। गड़बड़ कर दिया, गड़बड़, एक मिनट हाँ, गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, ठीक है। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x, इसको साइड है ना, यहाँ पर साइड चेंज किया है, तो x/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, x/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A0 माइनस PT, यही ना बेटा, ठीक है। यहाँ से सर ये आ रहा है 2.303 अपॉन के log 2। बेटा आंसर तो सबको दिख रहा है, ठीक है, देख दो यहाँ मेथड देखो, A0 माइनस PT, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर x मिल गया, A0 मिल गया, x इज प्रोपोर्शनल टू द 2 टाइम्स A0 का वैल्यू है P इंफिनिटी माइनस PT, ठीक है। तो x वैल्यू तुमने निकाल लिया। अब यहाँ पर देंगे, तो यहाँ पर तुम्हें क्या निकालना, k निकालना, k इज इक्वल टू
2.303 divided by time into log of a0 divided by a0 minus x। ठीक है, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू टाइम कितना दिया गया बेटा, यहाँ पर टाइम देखो कितना दिया गया है, आफ्टर एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, यहाँ पर टाइम दिया गया 10 मिनट्स। 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग ऑफ a0, तो a0 का वैल्यू तुमने निकाला है 2 p इंफिनिटी ट्वाइस p इंफिनिटी डिवाइड बाई a0 माइनस एक्स, a0 का वैल्यू है यहाँ पर ट्वाइस p इंफिनिटी माइनस एक्स, x का वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2 टाइम्स 2p इंफिनिटी माइनस pt। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग ऑफ 2 से 2 पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, p इंफिनिटी डिवाइड बाई p इंफिनिटी माइनस 2p इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2pt, तो यहाँ से p कैंसिल होगा, pt आ जाएगा pt माइनस p इंफिनिटी। आ रहा है बेटा, ये चेक यही आ रहा करके है सबका, यस सर सर। 2 आ रहा है और लॉग। वैल्यू रख देना है, k इज इक्वल टू 2.303 10 लॉग ऑफ p इंफिनिटी का वैल्यू है 200 डिवाइड बाई pt का वैल्यू, एक मिनट बेटा, ये 200 pt का वैल्यू 300 सर एक के की वैल्यू 10, 10 अच्छा के निकाल, हाँ, तो अब k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 10 लॉग ऑफ, है ना, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है जो मालूम पहले से, लॉग 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3010। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 डिवाइड बाई 10। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे log 200 कैसे आ गया, ऊपर बोलो। 200 कैसे आ गया? हाँ सर आ गया, ठीक है ठीक है। बेटा ये 3 पे दिया गया, 3 पे ये होगा। ओके सर। आफ्टर कंप्लीशन का जो डेटा दिया गया वो p इंफिनिटी होगा बाकी लोगों के लिए, इसको समझ में नहीं आया। आ गया सबको समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस टाइप का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। इस तरह क्वेश्चन देगा तो एडवांस में पूछेगा ये, और कंप्रेहेंशन में क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा एक साथ में। ठीक है, तो मैंने बता दिया, सबको समझ में आ गया हो कैसे करोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, डेटा यहाँ पर दिया गया है तो यूज करोगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगा मैं। तुम लोग ट्राई करोगे, है ना, अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, सब के सब बेटा स्क्रीनशॉट लो, कोई बाद में नहीं पूछेगा सर मेरा छूट गया क्वेश्चन भेज दो मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना एक्सेस नहीं होता है लैपटॉप का। तो अभी सबके सब स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करके। डन सर। समझ में आ गया सब? हाँ ठीक है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन है, पता नहीं क्या लिखा गया, रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को स्टडी करना बेटा, लेकिन यहाँ पर याद रखो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये मेंस में नहीं है, ये एडवांस में नहीं है, लेकिन बुक वगैरह में जो पुराना क्वेश्चन है वहाँ पर एक बार एक कंप्रेहेंशन में पूछा था, इसलिए अब बुक में भी आने लगा। ठीक है, लेकिन याद रखो बेटा ये मेंस में भी नहीं है, ये एडवांस में भी नहीं है। ठीक है, तो मेंस का सिलेबस में है ना तो एडवांस में, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसका देख लेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। तो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है?
तो पैरेलल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन से, है ना, यहाँ पर देखोगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बी बन रहा है, ठीक है। जब बी बन रहा था साथ साथ ए डिकम्पोज होकर सी भी बना रहा है। जो सी है वो तुम्हारा क्या होगा बेटा, साइड प्रोडक्ट है, ठीक है, अनवांटेड प्रोडक्ट है। तुम बनाना नहीं चाहते सी, लेकिन बन गया ये। ऐसे तुम्हें बहुत से ऑर्गेनिक रिएक्शन तुम्हें मिलेंगे जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी माइनर प्रोडक्ट होगा, है ना, देखा होगा तुमने ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ठीक है, तुमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा बहुत फेज 3 में। तो उसी तरह से यहाँ पर ए से बी तुम्हारा एक मेजर प्रोडक्ट होगा, बाकी जो अनवांटेड प्रोडक्ट है वो साइड प्रोडक्ट में है। तो इस तरह सोचो बेटा, ये जो काइनेटिक यहाँ पर दिया गया है केवल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के लिए हम लोग पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट ए डिकम्पोज होकर बी बना रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1 है। ए डिकम्पोज होकर सी बना रहा है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K2 है। नीचे लिखा गया है ना, इसका जो डेफिनेशन वगैरह कुछ दिया गया नीचे लिखा गया, इन सच रिएक्शन मोस्टली ऑर्गेनिक a single reactant gives two product B and C with different rate constants if we assume that both of them are first order, ठीक है, then we get, अगर दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बेटा, है ना। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक अप्लाई करोगे तो मान लेते हैं जो फर्स्ट रिएक्शन है यहाँ पर, ये ऊपर वाला, उसका रेट R1 है, यहाँ पर रेट R2 है। तो अगर बात किया जाए ओवरऑल रेट का, तो RO इक्वल टू क्या है, ओवरऑल रेट, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ओवरऑल मतलब फर्स्ट रिएक्शन कितना जा रहा है, सेकेंड रिएक्शन में कितना जा रहा है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये होगा ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और अगर बात किया जाए R1 का, R1, तो R1 क्या है बेटा, R1 देखोगे यहाँ पर ये फर्स्ट रिएक्शन का रेट, यहाँ पर रेट है फर्स्ट रिएक्शन का रेट। सो R1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस DA बाई DT, ये होगा। एंड अगेन R1 इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A, है ना। उसी तरह से R2 लिखोगे, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है वो K1 है। अगेन R2 इज इक्वल टू, R2 क्या होगा बेटा, R2 क्या होगा, माइनस DA बाई DT, है ना, समझ आ रहा बेटा। यहाँ पर R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड रिएक्शन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। उस तरह अगर प्रोडक्ट पर दिया जाए, देखा जाए तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे R1 या फिर रेट लिखे हैं माइनस DA बाई DT, तो ये होगा तुम्हारा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बात किया जाए फर्स्ट रिएक्शन का, है ना, तो फर्स्ट रिएक्शन का रेट क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन का जो रेट है वो B पर डिपेंड करेगा कि B कितना बना तुम्हारा, जो B है, B कितना बना तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन का रेट होगा, है ना। तो यहां से में मिलेगा R1 इज इक्वल टू द DB by DT, and similarly R2 is equal to BC by DT, ठीक है। तो बाकी इसके बाद जो डिटेल है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टाइम हो गया, ठीक है। तो इतना मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। जो सीक्वेंशियल इक्वेशन है, सॉरी जो साइड रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है, उसको आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने इसका केवल बैकग्राउंड बताया बेटा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है पैरेलल रिएक्शन, अभी इसमें बहुत सारी चीजें बताना है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, ठीक बेटा। फिलहाल के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय। इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है, और प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके।